नमस्कार दोस्तों, मैट्रिसेस के थर्ड लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है और साथ में ही हम लोग जानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं और साथ में ही हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी भी दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो पहले मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कई सारे बातें ऐसी पता चलेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ नया मालूम चलेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 2 5 7 6 7 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। तो मैं इसके ट्रांसपोज को निकालना चाहता हूं। इसके ट्रांसपोज को हम लोग ए का पावर डैश या ए का पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश या ए का पावर टी से। और कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। जो ये फर्स्ट रो है ना 3 2 1, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं। दैट इज लिखेंगे 3 2 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल देंगे, क्या जाएगा 5 7 2। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल देंगे 3 6 7 3। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। ठीक है, अब मान लेते हैं एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 7 3 4 5। अच्छा था, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैं कह सकता हूं 3x2 होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स के पास 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3x2। तो अगर मैं बी ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा? हम लोग क्या कहते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। यानी ये 1 2 है ना, इसे कॉलम में लिखेंगे 1 2। 7 3 रो में है, इसे कॉलम में लिख दीजिए। 4 5 रो में है, इसे कॉलम में लिख दीजिए। अब बताइए ये जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर क्या है? मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या है तो आप बोलेंगे इस मैट्रिक्स के पास 2 रो हैं क्रॉस 3 कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है? 2x3। अब आते हैं जनरल केस पे। आप चाहें तो इस चीज को नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। तो एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं A इज इक्वल टू A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n। मतलब कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स हैं। ठीक है, और कितने रोज हैं? m रोज। तो यहां मैं लिखूंगा AM1 AM2 डॉट 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 AMN। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। अगर ये आपको नहीं भी समझ में आता है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर ले आएंगे। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो आप काफ़ी कुछ नया जान पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम है ना, ऐसे कितने कॉलम्स हैं? 1 2 डॉट 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 n कॉलम्स हैं। यहाँ पे मैंने n लिख दिया। क्रॉस कितने रोज हैं? 1 2 डॉट 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 m। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज हैं और n कॉलम है। मतलब a का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। तो मैं अगर a का ट्रांसपोज निकालूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा? मैं कह सकता हूं ये वाला जो रो है वो अब कॉलम में बदल जाएगा। यानी ये हो जाएगा A11 A12 डॉट 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 A1n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले रो को हम लोग कॉलम में बदल सकते हैं। क्या जाएगा? A21 A22 डॉट 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 A2n डॉट डॉट डॉट। ये वाला रो कॉलम में बदल जाएगा तो जाएगा AM1 AM2
ए एम एन। ठीक है, एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स वो कभी बदलते नहीं हैं, वो एज इट इज रहते हैं, हमेशा चेंज ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट में आता है। ठीक है, ये आप चीज नोट कर सकते हैं। अच्छा था, ये जो ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स आया है इसके पास कितने रोज हैं, आप गिन सकते हैं कितने रोज हैं, 1 2 डॉट 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 एन, तो इसके पास n रोज हैं, है ना, और कॉलम कितने हैं, 1 2 डॉट 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 एन, तो m कॉलम्स हैं। तो ट्रांसपोज का फायदा क्या होता है, पहली बात कि अगर ऑर्डर m क्रॉस n का है, मतलब अगर ऑर्डर m क्रॉस n का है तो ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर जो हो जाता है वो उल्टा हो जाता है, यानी n क्रॉस m हो जाता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स A को जनरल फॉर्म में लिखूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं Aij, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। तो जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो ऐसा हो जाएगा Aj, मतलब ये Ij रिवर्स हो जाते हैं Ji में, आप चेक कर सकते हैं। A21 था तो देखिए A12 हो गया है, A12 था तो A21 हो गया है, तो मतलब अगर Ij है तो Ji हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर A इजगल टू Aij है, ठीक है, Aij मतलब इन सारे एलिमेंट्स का मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है Aij, तो मैं अगर A इजगल टू Aij लिख रहा हूं तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, Aj। तो इस बात को आप नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये MCQ में पूछा जा सकता है, ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि सपोज करिए हमारे पास A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये एक्चुअली A के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं A का ट्रांसपोज निकालूं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालूं तो वो A के ही इक्वल हो जाता है, मतलब A का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो वो A के इक्वल ही रहता है। इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। फिलहाल मैं इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं A हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij, मतलब मैं इसके एलिमेंट्स को कैसे लिख रहा हूं, Aij, तो A ट्रांसपोज बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Aj हो जाएगा ना। अभी जस्ट मैंने बताया है कि ये I और J आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। अब ये जो नया मैट्रिक्स आया मैं इसका फिर से ट्रांसपोज निकालूं, मतलब इस मैट्रिक्स का मैं वापस ट्रांसपोज निकालूं तो क्या हो जाएगा, वापस ये I J एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब J की जगह वापस I आ जाएगा और I की जगह वापस J आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स Aij एक्चुअली A के इक्वल था, तो मैं I इक्वल्स टू A लिख सकता हूँ। ये वाली चीज़ A के इक्वल है, ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ इसके जैसी और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, मतलब इसके जगह मैं A लिख सकता हूँ, तो वही मैंने लिखा, यानी A का ट्रांसपोज एक्चुअली A के इक्वल होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, उसके पीछे का प्रूफ ये रहा, ये है उसके पीछे का प्रूफ, इस प्रॉपर्टी के पीछे का प्रूफ ये है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक लैम्डा किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसका आप ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल होता है लैम्डा A के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij, ठीक है, और मैं इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लैम्डा A, ठीक है, जाएगा लैम्डा Aij, ये हो जाएगा लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा Aij। ठीक है, और इस लैम्डा A का मैं ट्रांसपोज निकालूं, इसका क्या निकालूं मैं, ट्रांसपोज, तो जाएगा लैम्डा Aij क्या हो जाता है Ji। इस लैम्डा को फिर से बाहर निकाल सकते हैं ना, लैम्डा बाहर निकाल दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं Aj। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर ये A मैट्रिक्स Aij है तो A का ट्रांसपोज बता दीजिए क्या होगा, Aj होगा ना, Ij तो Ji, तो मैं इस मैट्रिक्स Aj की जगह At लिख सकता हूं, यानी A का ट्रांसपोज।
मतलब मैं इस ए जे आई की जगह ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। क्या जाएगा, लैम्डा, इसके जगह ए का ट्रांसपोज, और इधर क्या चल रहा था, लैम्डा ए का ट्रांसपोज। तो देख सकते हैं इसका प्रूफ आसान है। तो आप लोग इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रूफ को मैं मिटाने जा रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है और कई जगह काम भी आएगी। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्लस माइनस का मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक बार प्लस लेना है, यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी ले रहा हूँ, कोई दोनों में से कोई एक ही साइन लेना है, दोनों नहीं दे सकते। तो अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर मैं माइनस ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। यही इसका मतलब होता है और कुछ नहीं। तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमें इस बार दो मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। एक ए मान लेते हैं, ए आई जे। तो ए अगर ए आई जे है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई होगा, बिल्कुल होगा। मैं बी को मान ले रहा हूं बी आई जे, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी जे आई, है ना। मुझे ए प्लस माइनस बी चाहिए, तो मैं ए प्लस माइनस बी कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस माइनस बी करने में क्या आएगा, ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे। ए की वैल्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में, बी की वैल्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में, बीच में प्लस माइनस। तो ये क्या हो जाएंगे, ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। तो ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज बता दीजिए क्या होगा। मतलब मैं इस पूरे मैट्रिक्स का क्या करूं, ट्रांसपोज करूं। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, आई जे को जे आई लिख देते हैं। तो आई जे को हम लोग क्या लिखेंगे, जे आई प्लस माइनस बी जे आई। और इसे वापस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए जे आई प्लस माइनस अलग कर दें, बी जे आई, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह। और फिर ए जे आई की जगह हम लोग ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि ए जे आई एक्चुअली ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी जे आई की जगह मैं बी ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। इक्वल्स टू के इस साइड क्या चल रहा था, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देख सकते हैं प्रूफ कोई कठिन नहीं है, प्रूफ बहुत आसान है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके पीछे मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो प्रूफ आपके लिए कठिन पड़ेगा। अगर आप 12th में हैं या फिर 11th में हैं तो आपको फिर समझने में दिक्कत आएगी उस प्रूफ को। ठीक है, वो प्रूफ है या वो प्रॉपर्टी है ए बी, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज के। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, बहुत जगह काम आएगी। ये इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो पहली प्रॉपर्टी है और ये जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के पीछे मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा और ऊपर से वो कठिन भी है। तो आइए इन चारों प्रॉपर्टी को एक बार और देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर से ट्रांसपोज निकालें तो वापस हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 2 3 4 5, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का मैं अगर ट्रांसपोज निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 1 2 को मैं कॉलम में बदल दूंगा, 2 3 को मैं कॉलम में बदल दूंगा, 4 5 को मैं कॉलम में बदल दूंगा। ठीक है, अब मैं ये जो नया मैट्रिक्स आया ना, इसका फिर से ट्रांसपोज निकालूं, यानी ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, इस रो को आप कॉलम में बदल देंगे, यानी 1 2 3, इस रो को आप कॉलम में बदल देंगे, दैट इज 2 3 5। और ध्यान से देखिए, ये वाला मैट्रिक्स एक्चुअली ए है ना, देखिए ए आ गया, तो वही वाली प्रॉपर्टी है, मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझाया। तो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल होगा पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें और उसके बाद कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5, मैं लैम्डा की जगह -2 ले रहा हूँ, तो मैं -2a का ट्रांसपोज निकालूं, -2a का,
तो एक्चुअली मैं किसका ट्रांसपोज निकालूंगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालूंगा। क्या हो जाएगा, -2 को 2 में करेंगे तो -4, -2 को 3 में करेंगे तो -6, -2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आता है तो आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर वीडियोस को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है, तो क्या आ जाएगा ट्रांसपोज करने पर, -4 -6 को कॉलम में बदल देंगे तो -4 -6 कॉलम में आ गया, -8 -10 को कॉलम में बदल देंगे, -8 -10 कॉलम में आ गया। ठीक है, तो ये आया -2a का ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर मैं -2 इंटू a का ट्रांसपोज करूं तो वो भी इसी के इक्वल आएगा। आइए करके देख लेते हैं। -2 a का ट्रांसपोज क्या होता है, 2 3 को कॉलम में बदल दें, 4 5 को कॉलम में बदल दें, अब मल्टीप्लाई कर दें तो -2 2 ज़ा -4, -2 4 ज़ा -8, -2 3 ज़ा -6, -2 5 ज़ा -10। तो ध्यान से देखिए ये जो मैट्रिक्स आया है इसी की इक्वल है, और ये चीज़ एक्चुअली -2 a ट्रांसपोज थी। तो यही प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ें या घटाएं और उसका ट्रांसपोज निकालें तो एक्चुअली इक्वल होता है दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग ट्रांसपोज को निकाल के आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, या फिर आप दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा वो दोनों सेम होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसके पीछे मैंने प्रूफ नहीं बताया क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। तो हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कहते हैं जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो पहली बात, हम लोग हमेशा सिमेट्रिक चेक करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक तब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 -1 -1 5, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए इसको प्रूफ करते हैं कैसे। ए के इक्वल मान सकते हैं, इस ए का ट्रांसपोज निकालिए। क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए, इस रो को कॉलम में बदल देते हैं, दैट इज 3 -1, इस रो को कॉलम में बदल देते हैं। ठीक है, तो आ गया, और ये वाला मैट्रिक्स देखिए यही तो है, और ये ए के इक्वल है, तो इसके जगह मैं ए लिख सकता हूँ। तो अगर ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे। देयरफॉर 3 -1 -1 5 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब आपको समझ में आया, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए ट्रांसपोज करने पे वापस ए आ जाए, तो हम लोग ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक 2x2 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, एक 3x3 ऑर्डर का भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, A H G H B F G F C, ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है। तो आइए प्रूफ करते हैं कैसे। इसको मैं C के इक्वल मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं C का ट्रांसपोज निकालूं, C का ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा, इस फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे, दैट इज A H G
AHG, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल देंगे HBF, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल देंगे GFC, ठीक है। और ध्यान से देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है वो यही तो है, ये दोनों सेम मैट्रिक्स नहीं है, तो मतलब इस मैट्रिक्स की जगह मैं C लिख सकता हूँ, तो जाएगा C = C ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वापस वही मैट्रिक्स आ गया, तो हम लोग लिखेंगे C इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम लोग ऐसी चीज जानने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जो शायद आपने न पढ़ी हो। तो मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कई टीचर्स इसे बताते हैं और कई टीचर्स नहीं बताते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक A मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैं कह रहा हूँ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब मैं कह रहा हूँ A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि A का ट्रांसपोज करने पर A आ जाएगा। क्यों? A का ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही मान रहा हूँ कि ये वाला मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब ट्रांसपोज करने पे A ही आएगा। तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूँ, A ट्रांसपोज, और यहाँ पे रख दूँ, तो बताइए क्या आएगा? इसको हम लोग कॉलम में बदल देंगे, क्या जाएगा? A11, A12, A13। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल देंगे, दैट इज A21, A22, A23। अब इस रो को कॉलम में बदल देंगे, A31, A32, A33। तो मैंने A ट्रांसपोज की जगह ये वाला मैट्रिक्स रख दिया। अब मैं A की जगह ये वाला मैट्रिक्स रख दूंगा, ठीक है। तो क्या जाएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आएगा। अब ध्यान से देखिए ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इक्वल है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए A21 A12 के इक्वल है, A21 A12 के इक्वल है, ठीक है। चाहे वो आप यहां से देखिए चाहे आप यहां से देखिए, एक ही बात है, क्योंकि इस केस में भी A12 A21 के इक्वल होगा। सिमिलरली A31 A13 के इक्वल होगा। मैं लिख सकता हूं A31 A13 के इक्वल होगा। सिमिलरली A23 A32 के इक्वल होना चाहिए, A23 A32 के इक्वल होना चाहिए। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये तीन लाइन मिलके क्या कह रही हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना है तो AIJ और AJI आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ 3x3 का, तो इन एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। A11 A22 A33 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए 2 3 4, ठीक है। लेकिन इन एलिमेंट्स पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। कह रहा है A21 और A12 इक्वल होंगे, तो सेकंड वाले एलिमेंट को A12 कहते हैं ना, यहाँ वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? यहाँ वाले एलिमेंट को A12। तो मैं अगर यहाँ पे -1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी -1 रखना पड़ेगा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। अगर ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी -1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि A21 और A12 आपस में इक्वल होते हैं जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप 5 रखते हैं, यानी
A13 की जगह अगर आप 5 रखते हैं तो A31 के इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 5 ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और साथ में एक और कंडीशन कि अगर यहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं 7 है, तो यहाँ पे भी 7 ही होना चाहिए, यानी A23 और A32 आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट हो वही यहाँ पे हो, ठीक है, तो ही हम लोग मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, इतना सब आपने जानने के बाद समझा क्या कि अगर आपको पता करना है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आपको A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली ये चेक करिए कि जो यहाँ पे एलिमेंट है वही यहाँ पे है कि नहीं, जो यहाँ पे एलिमेंट है वही यहाँ पे है कि नहीं, जो यहाँ पे एलिमेंट है वही यहाँ पे है कि नहीं। डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, डायगोनल एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें A11, A22, A33 पे कोई कंडीशन नहीं मिली, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो A21 और A12 आपस में इक्वल होते हैं। जो यहाँ पे एलिमेंट है वही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि A31 और A13 आपस में इक्वल होते हैं। जो यहाँ पे एलिमेंट है वही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि A23 और A32 आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे ऐसे स्टार बना के लिखिएगा कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो Aij इक्वल होगा Aj के, Aij इक्वल होगा Aj के। कब? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ये आपको बात अगर याद रहेगी तो अगर बोर्ड में MCQ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। Aij इक्वल होना चाहिए Aj के, क्योंकि A21 इक्वल था A12 के, A31 इक्वल था A13 के, A23 इक्वल था A32 के, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ Aij इक्वल होगा Aj। अब आप सोच रहे हैं A11, तो A11 तो भाई A11 के इक्वल होता ही है ना। तो बस डिफरेंट इंडिसेस के लिए ही हमें देखना है, सेम इंडिसेस के लिए नहीं। अब आपके सामने 4 मैट्रिसेस हैं, आपको बस देख के बताना है कि इनमें से कौन सिमेट्रिक है, कौन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आपको A ट्रांसपोज और A कैलकुलेट करके चेक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट देख के बताना है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको देखना है किसी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप डायगोनल एलिमेंट्स को मत देखिए, इन्हें छोड़ दीजिए। आप देखिए यहाँ वाला जो एलिमेंट वो यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ पे है कि नहीं है, क्योंकि इस वाले एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, A12, और इस वाले को क्या कहते हैं, A21। तो A12 इक्वल होना चाहिए ना A21 के, हमने देखा था अभी। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को भूल जाइए, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, यानी A12 और A21 आपस में क्या है, इक्वल है ना, इक्वल, तो इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, तो डायगोनल एलिमेंट्स को भूल जाइए। डायगोनल एलिमेंट्स में जब बोलता हूँ यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल 2 हैं, किसे भी डायगोनल कहते हैं, लेकिन इसे प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल इसे कहते हैं। मैंने ये सब पिछले लेक्चर वीडियोज़ में बताया था, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे एलिमेंट है वही यहाँ पे है कि नहीं, इसे हम लोग A12 कहते हैं, इसे A21 कहते हैं। तो A12 A21 के तो बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, ये दोनों एलिमेंट सेम है। इसे कहते हैं हम लोग A13, इसे कहते हैं A31। तो A13 एक्चुअली A31 के बराबर है। तो अब बस एक लास्ट एलिमेंट चेक करना है, ये वाला, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही यहाँ पे है कि नहीं है। देखिए इस बार ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसे कहते हैं A23, इसे कहते हैं A32, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं A23 इक्वल नहीं है A32 के, तीसरा वाला कंडीशन फेल कर गया, ये वाले एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ये हैं, ये एलिमेंट्स इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। फिर से अब इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसको काट दीजिए, भगाइए, इसको हटाइए। देखिए जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है कि नहीं, बिल्कुल है, यानी ये A12 है तो ये A21 है, तो A12 A21 आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे जो एलिमेंट है वही यहाँ पे है कि नहीं,
इसे कहते हैं A13, इसे कहते हैं A31। तो A13 बराबर है A31 के। अब चेक करिए यहाँ पे जो एलिमेंट है वही यहाँ पे है कि नहीं, तो बिल्कुल है, यानी A इसे क्या कहते हैं, A23 कहते हैं, और इसे A32। तो A23 इक्वल है A32 के। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको तरीका समझ आया, आप बस देख के बता सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग जानेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक तब कहते हैं जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी A ट्रांसपोज अगर -A के इक्वल हो जाए तो हम लोग उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए दो कंडीशन जरूरी है, पहला मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है और दूसरा A का ट्रांसपोज -A के इक्वल होना जरूरी है। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 0 -5 5 0। ये चेक करते हैं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं ये A है, ठीक है। तो मुझे दो चीज़ें निकालनी है, एक -A और एक ट्रांसपोज। तो -A मतलब क्या होता है भाई, जहाँ जहाँ पे एलिमेंट्स है उसके आगे माइनस लगाते हैं। 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। -5 के आगे माइनस लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। इस 5 के आगे माइनस लगाएंगे तो -5 हो जाएगा। इस 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। यही हुआ ना -A मतलब। अब मैं आपसे कह रहा हूँ A ट्रांसपोज निकाल लीजिए ज़रा, क्योंकि हमें A ट्रांसपोज भी चाहिए। तो A ट्रांसपोज मतलब इस रो को कॉलम में बदल देंगे तो 0, -5 हो जाएगा। इस रो को कॉलम में बदल देंगे 5, 0 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है ना। 0 0 5 5 -5 -5 0 0, हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, सेम है या कहीं इक्वल है। इसका मतलब A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो गया। A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो गया। अरे भाई जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी तो होंगे, है ना। यानी A ट्रांसपोज -A के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक देख सकते हैं कितना आसान है। एक और 3x3 का एग्जांपल ले लेते हैं। 0 0 0 1 -1 -2 2 3 -3। ठीक है, हमें चेक करना है ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। इसको C के इक्वल मान लेते हैं। तो पहले मुझे -C निकालना पड़ेगा। -C मतलब सब एलिमेंट्स के आगे माइनस लगा दीजिए। तो 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। इस 1 के आगे माइनस लगाएंगे तो -1 हो जाएगा। इस -2 के आगे माइनस लगाएंगे तो +2 हो जाएगा। इस -1 के आगे माइनस लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 0 तो भाई 0 ही रहेगा। 3 के आगे माइनस लगाएंगे तो -3 हो जाएगा। 2 के आगे माइनस लगाएंगे तो -2, -3 के आगे माइनस लगाएंगे तो 3, और ये 0 एज इट इज़। तो मैंने -C निकाल लिया। अब C का ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे, दैट इज 0 1 -2। इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल देंगे, दैट इज -1 0 3। इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल देंगे, दैट इज 2 -3 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, इक्वल है आपस में। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी C ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -C के। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे, जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानी थी। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो मैं मान ले रहा हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। मान लेते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब भाई स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -A के। तो A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A का ट्रांसपोज क्या आएगा, A11 A12 A13 को कॉलम में लिख देंगे, A11 A12 A13। इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे, A21
A22 A23, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यानी A31 A32 A33, ठीक है। इक्वल लगा देंगे बीच में, माइनस ए मतलब भाई इस ए में जहाँ जहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आगे माइनस लगा देंगे, तो माइनस A11 माइनस A12 माइनस A13 माइनस A21 माइनस A22 माइनस A23 माइनस A31 माइनस A32 माइनस A33, ठीक है। अब यहाँ से बहुत कुछ निकलने वाला है भाई, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ A11 जो है वो इक्वल है माइनस A11 के। इस माइनस A11 को इधर ले आइए तो क्या जाएगा प्लस A11, इधर क्या बचेगा 0। A11 मिलके क्या जाएंगे 2A11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 को डिवाइड में भेज देंगे हटा के, तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 अगेन 0 ही होता है, यानी A11 की वैल्यू क्या आई 0 आई, है ना। A11 की वैल्यू क्या आई 0 आई। सिमिलरली आप देख के बताइए A22 A-22 के इक्वल होगा, यानी A22 इक्वल होगा माइनस टाइम्स ऑफ A22। फिर इसको इधर लेके आइए तो A22 प्लस A22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A22 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, जैसे यहाँ पे आई थी। सिमिलरली A33 और यह माइनस A33 आपस में इक्वल होंगे, A33 माइनस A3 आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब A33 भी क्या आएगा 0 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं बाकी एलिमेंट्स पे। तो ये कह रहा है कि A21 इक्वल होना चाहिए माइनस A12 के। A21 इक्वल होना चाहिए माइनस A12 के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब A12 और A-21, जैसे यहाँ पे लिखा है A12 और यहाँ लिखा है माइनस A21, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। A12 माइनस A21, ये माइनस को मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ ना, क्यों, यहाँ पे माइनस था इसको यहाँ भेज सकता हूँ। और ध्यान से देखिए ये वही वाली लाइन है जो मैंने ऊपर लिखी है, A21 माइनस A12, यानी इसको इक्वल करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको और इसको आपस में इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A31 इक्वल होगा माइनस A13 के, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे इन दोनों को इक्वल करने से हमें कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, सिमिलरली इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो हमें कुछ नया नहीं मालूम चलेगा, ठीक है। अब इसको आपस में इक्वल करते हैं, क्या आ जाएगा। अब इसको और इसको आपस में इक्वल करते हैं, A32 और माइनस A32, A32 इक्वल्स टू माइनस A23, ठीक है। तो जैसे इन दोनों को इक्वल किए, जो कि इक्वल होंगे ही क्योंकि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो उससे हमें मालूम चला A32 किसके इक्वल होना चाहिए माइनस A23 के। तो इसको और इसको इक्वल करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो हमें कई सारी चीज़ें मालूम चली कि पहली बात, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A11 A22 A33 सब के सब क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। देखिए क्योंकि A11 A22 A33 की वैल्यू क्या है 0 आई। तो अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, डायगोनल इन द सेंस प्रिंसिपल डायगोनल। और बाकी के जो एलिमेंट हैं जैसे A21 ये इक्वल होना चाहिए माइनस A12 के, A31 ये इक्वल होना चाहिए माइनस A13 के, और A32 ये इक्वल होना चाहिए माइनस A23 के। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं Aij ले रहा हूं तो ये इक्वल होना चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ Abi के, है ना। और मैं Aii ले रहा हूं मतलब दोनों सेम, जैसे यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 3 3, तो ये 0 होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक में दो कंडीशन है, एक Aij इक्वल होना चाहिए माइनस Aj के और Aii 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इस पर स्टार बना लेते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या दो चीज़ें बताई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि Aij इक्वल होना चाहिए
माइनस ए जे आई के। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि ए आई आई ये 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए, मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको चेक करके बताना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए मैंने आपको बताया था डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, क्योंकि A11 A22 और A33 ये सब के सब 0 रहते हैं। क्यों 0 होते हैं? क्योंकि AII 0 होना चाहिए। तो ये सब 0 है क्या? ये 1 2 3 0 नहीं है, ये प्रिंसिपल डायगोनल 0 नहीं है, तो भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ 0 0 0, यहाँ ले रहा हूँ H तो यहाँ माइनस H ले रहा हूँ, यहाँ G ले रहा हूँ तो यहाँ माइनस G, यहाँ मैं माइनस F ले रहा हूँ तो यहाँ F ले रहा हूँ। ठीक है, आपको चेक करके बताना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो बिल्कुल है। क्यों है मैं बता रहा हूँ। पहली बात, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सारे के सारे 0 हैं, यानी A11 A22 A33 सब के सब 0 है। यही तो A11 है, यही तो A12 है, यही तो A22 है, यही तो A33 है, ये सब के सब 0 तो हैं ही। ठीक है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक्स है। लेकिन हमें बस यही कंडीशन नहीं चेक करना रहता है, हमें और भी कंडीशन, जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसका उल्टा होना चाहिए। जैसे यहाँ H है तो यहाँ माइनस H होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? A12 है, और ये कौन सा एलिमेंट है? A21। तो मैंने आपको बताया था A12 किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस A21 के। AIJ इक्वल होना चाहिए माइनस AJI के, यानी A12 इक्वल होना चाहिए माइनस A21 के। तो ध्यान से देखिए, A12 H है, माइनस A21 वो माइनस ऑफ माइनस H है, तो H इक्वल टू H आ रहा है, यानी ये दोनों एलिमेंट्स क्या है? एक दूसरे का अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ G है, यहाँ माइनस G है, यहाँ माइनस F है तो यहाँ F है, मतलब साइन का अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ प्लस H है तो यहाँ माइनस H होना चाहिए, यहाँ प्लस G है तो यहाँ माइनस G होना चाहिए, यहाँ माइनस F है तो यहाँ प्लस F होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो ये बस देख के ही पता करने का तरीका है कि कैसे आप किसी मैट्रिक्स को बस देख के ही पता कर सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो हमारे सामने 4 मैट्रिसेस गिवन है, इन्हें देखकर बताना है, बस देख कर ही, कि इन चारों में से कौन से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तो इस केस में तो 0 है। और साथ में मैंने बताया था जो यहाँ पे हो उसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ -3 है तो यहाँ +3 होना चाहिए, यहाँ पे +3 नहीं है, यहाँ पे +3 नहीं है, तो इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इस मैट्रिक्स में देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। इस मैट्रिक्स में देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 है, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 है, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखिए इस वाले मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? 0 हैं। यहाँ -1 है तो यहाँ +1 है, यहाँ -2 है तो यहाँ +2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देख रहे हैं आप, मैं जस्ट देख के ही बता दे रहा हूँ कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कौन सा मैट्रिक सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जाना क्या क्या। हमने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसमें AIJ और जो AJI है वो आपस में इक्वल होंगे, है ना। मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे होना चाहिए, और जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तभी हम लोग मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने जाना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने जाना कि AII एक तो 0 होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होने चाहिए। दूसरा हमने जाना कि AIJ ये -AJI के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे लिखा हो वो यहाँ पे बस उसका माइनस टाइम्स में हो, मतलब अगर यहाँ +1 हो तो यहाँ -1 हो, यहाँ अगर -1 हो तो यहाँ +1 हो। यहाँ पे जो हो
यहाँ पे उसका जस्ट नेगेटिव टाइम्स हो, और यहाँ पे जो हो वो यहाँ पे उसका नेगेटिव टाइम्स हो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपके बड़े काम आएगा वो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2-4 देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 2 - 3 0 -1 4 5 देन फाइंड 3a डैश। तो हमें मैट्रिक्स गिवन है a, हमें 3a डैश निकालना है। तो आप लोग चाहें तो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं कि 3a डैश एक्चुअली 3 टाइम्स a डैश होता है, या आप चाहें तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, जैसे मन चाहे वैसे आपकी मर्जी। कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो पहले इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या आएगा, 3 2 6, 3 3 9 -9, 3 0 0 -3, 4 3 12, 5 3 15, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 6 -9 0, फिर -3 12 15। ये आपका आंसर हो। ये आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 3 को a ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करिए, मतलब पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालिए, 3 इंटू a डैश यानी 2 - 3 0 -1 4 5, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, 3 2 6 -3 -9 12 0 15। तो देख लीजिए दोनों ही तरीके से सेम आंसर आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 3 √3 2 4 2 0 एंड b इज इक्वल टू 2 - 1 2 1 2 4 देन वेरीफाई दैट a डैश डैश इज इक्वल टू a प्लस b का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, थर्ड के बी डैश इज इक्वल टू के बी डैश। तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है जो कि है 3 √3 2 और 4 2 0। हमें एक और मैट्रिक्स B गिवन है जो कि है 2 - 1 2 1 2 4। ठीक है, तो हमें पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि A डैश का डैश A के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले मैं LHS लूँगा, LHS मतलब ये वाली साइड, A डैश का डैश निकालूंगा मैं। तो पहले A का डैश निकालते हैं, A डैश यानी 3 √3 2 हो जाएगा, फिर 4 2 0। अरे भाई, इस रो को कॉलम में बदल दिए, इस रो को कॉलम में बदल दिए। अब डैश यानी वापस ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो क्या जाएगा, 3 √3 2 4 2 0, है ना। अरे भाई 3 4, ये 3 4, √3 2 √3 2 और फिर 2 0 तो 2 0। ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स यही तो है, यानी ये RHS के इक्वल है। तो पहला काम तो हो ही गया बड़े आसानी से। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे कि a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो पहले हम लोग LHS लेंगे, LHS में करना है हमें a प्लस बी का डैश फाइंड। तो पहले ब्रैकेट लगाइए, a की जगह रखिए 3 √3 2 4 2 0, बीच में प्लस, b की जगह 2 - 1 2 1 2 4। ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। मुझे मालूम है आप सबको प्रॉपर्टीज़ मालूम है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, यानी चेक करना है प्रॉपर्टी सही है कि गलत। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट का हमें ट्रांसपोज निकालना है। पहले ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5 होगा, √3 और -1 मिलके क्या जाएंगे, √3 - 1, क्योंकि इन दोनों का आप लोग घटा और जोड़ नहीं सकते हैं। 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, 4 और 1 5, 2 2 4 0 4 4। ठीक है, ये ट्रांसपोज, तो ये ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि अब सिंगल मैट्रिक्स बन गया है। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है हमें। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 5 √3 - 1 4
फिर 5 4 4 या 5 4 4, ठीक है। ये तो LHS आ गया। RHS आप लोग कैसे निकालेंगे? RHS मतलब क्या? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो A ट्रांसपोज मतलब क्या? 3√3 2, 3√3 2, B ट्रांस 4 2 0, यहाँ पे 4 2 0, ठीक है, प्लस B ट्रांसपोज मतलब 2 -1 2, 2 -1 2, 1 2 4, तो 1 2 4, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा? 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1, तो ये √3 - 1 ही रहेगा। 2 2 4, 2 2 4, 0 4 4। तो ध्यान से देखिए, ये जो RHS आया है और ये जो LHS आया है वो दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए हमारा प्रॉपर्टी वेरीफाई होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग खुद से आई थिंक वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ A डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2, B इज इक्वल टू -1 0 1 2, फाइंड A + 2B डैश। तो हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, तो हमें फाइंड करना है A + 2B का डैश। डैश मतलब ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो हम लोग A की जगह रख देंगे पहले A का वैल्यू, ब्रैकेट लगाइए। A की वैल्यू क्या है? -2 3 1 2 प्लस 2 टाइम्स B मतलब -1 0 1 2, ठीक है। इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, -2 3 1 2 प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2, 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 2 ज़ा 4, इस पूरे का ट्रांसपोज। फिर अब मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे, तो -2 मिलके -4, 3 और 0 मिलके 3, 1 2 3 2 4 6। तो इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करना है, तो कर लेते हैं ट्रांसपोज। तो क्या आएगा? -4 3 को हम लोग कॉलम में लिख देंगे, 3 6 को हम लोग कॉलम में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू 2 4 0 3 9 6 एंड B इज इक्वल टू 1 4 2 8 1 3, वेरीफाई दैट AB डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। तो इस क्वेश्चन का फ़ायदा ये है कि आप इसमें ट्रांसपोज भी निकालना सीख जाएंगे, मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है, वो है 2 3 4 9 0 6, और एक मैट्रिक्स B गिवन है, वो है 1 2 1 4 8 3। तो हमें AB डैश निकालना है, AB डैश। तो सबसे पहले हम लोग A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना उसका डैश निकालेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग AB मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 4 0 3 9 6, फिर 1 2 1 4 8 3, ठीक है। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। अगर आपको नहीं पता है तो आप सेकंड लेक्चर जाके पहले देख के आइए, नहीं तो आप ये मल्टीप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, इस 2 को 1 में करेंगे तो 2 आएगा, फिर बीच में प्लस, इस 4 को 2 में करेंगे तो 8 आएगा, इस 0 को 1 में करेंगे तो 0 आएगा। तो ये पहला एलिमेंट मिला जब मैंने पहले रो को पहले कॉलम के साथ किया। अब हम लोग इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 4 ज़ा 8 प्लस 4 8 ज़ा 32 प्लस 0 3 ज़ा 0। तो ये दो एलिमेंट मिल गए। अब हम लोग इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 1 ज़ा 3 प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या आ जाएगा? 3 4 ज़ा 12, 9 8 ज़ा 72, 6 3 ज़ा 18। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जाएगा 2 8 0 दैट इज़ 10, 8 32 दैट इज़ 40, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा आई थिंक, और इन सबको ऐड करेंगे
तो क्या आएगा 102। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो, लेकिन आप लोग आई थिंक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये ए बी आया ना, लेकिन हमें ए बी नहीं निकालना था, ए बी का ट्रांसपोज निकालना था, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1040 को हम लोग कॉलम में लिख देंगे, 27 और 102 को भी कॉलम में लिख देंगे, तो ये हमारा LHS हो जाएगा। तो हमने LHS निकाल लिया। अब RHS निकालेंगे। RHS में क्या कह रहा है कि हमें B डैश A डैश चाहिए। हमें क्या चाहिए, B डैश A डैश। तो B डैश क्या आएगा, 14 को हम लोग कॉलम में लिख देंगे तो 14 हो गया, 28 को हम लोग कॉलम में लिख देंगे तो 28 हो गया, 13 को कॉलम में लिख देंगे, ये आ गया B डैश। अब A डैश लिखना है हमें, तो A डैश कैसे लिखेंगे, इस 240 को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। 396 को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में 396। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा B डैश A डैश कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर से वही तरीका, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 0 ज़ा 0। अब इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 6 ज़ा 6, ठीक है। फिर इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 4 ज़ा 32 प्लस 0 आएगा। अब इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 3 ज़ा 12 प्लस 8 9 ज़ा 72 प्लस 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 10 27 40 102, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है, यानी ए बी का ट्रांसपोज ए इक्वल था B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया है। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि आप इसमें मल्टीप्लाई करना भी सीख गए, ट्रांसपोज निकालना भी सीख गए और प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू -1 5 3 7 डिटरमाइन वेदर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें एक A मैट्रिक्स गिवन है, A है -1 5 3 7। क्वेश्चन में कहा है आपको चेक करके बताना है A प्लस A ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहले A प्लस A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। A की जगह रखिए -1 5 3 7 प्लस A ट्रांसपोज मतलब -1 5 को कॉलम में बदल देंगे, 3 7 को कॉलम में बदल देंगे। अब ऐड कर लेंगे, क्या आएगा -1 दैट इज -2 5 3 8 5 3 8 7 7 14। तो ये आया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, लेकिन जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे होना चाहिए। तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, यानी ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं पता है, आप इस टोटल मैट्रिक्स को B मान लें, इस पूरे मैट्रिक्स को B मान लें और फिर आप B ट्रांसपोज निकालें। B ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको वो B के इक्वल ही आएगा। तो अगर B ट्रांसपोज निकालने पे वो B के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे मैं करके बता देता हूँ, देखने से तो मालूम चल गया ना ये सिमेट्रिक है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो पूरा मैट्रिक्स है वो B के इक्वल है, ठीक है। तो B का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो B का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, -2 8 को कॉलम में लिख देंगे, 8 और 14 को कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। क्या ये इक्वल है B के ही, ये हमने क्या निकाला है, B ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स या मैट्रिक्स आपस में इक्वल है,
यानी बी ट्रांसपोज एक्चुअली बी के इक्वल है, यानी इसलिए ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। और जब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको एक थ्योरम, तो आपको पता चलेगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, चाहे ए कुछ भी हो, ए कुछ भी हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है। मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 5 - 1 - 2 6 डिटरमाइन वेदर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें गिवन है मैट्रिक्स से हमें चेक करना है ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में। तो ए पहले लिख लीजिए, 5 - 1 - 2 6, बीच में माइनस लगाइए। अब ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दैट इज 5 - 1 - 2 6, दोनों को घटा लीजिए, तो यह आया मेरा ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब चेक करके बताइए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक देखने के लिए पहले देखेंगे डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो जी हाँ डायगोनल एलिमेंट 0 है, और जो यहाँ पे है उसका जस्ट अपोजिट साइन में यहाँ पे है, मतलब यहाँ +1 है तो यहाँ -1 है, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। या आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इस पूरे को बी मान लीजिए, फिर बी का ट्रांसपोज निकालिए। बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 1, यानी 0 यहाँ पे 1, फिर -1 0, यानी यहाँ -1 यहाँ 0। उसके बाद आप माइनस बी निकालिए। माइनस बी मतलब इन सब के आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो 0 के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। इस 1 के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो -1, इस -1 के आगे माइनस लगाएंगे तो 1, और इस 0 के आगे तो 0 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये और ये मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप जैसे मन चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं, देख के भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता कर सकते हैं और कैलकुलेट करके भी, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है इफ द मैट्रिक्स 6 - x² 2x - 15 10 इज सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है, तो उस मैट्रिक्स को मैं ए मान ले रहा हूँ। मैट्रिक्स है हमें 6 - x² 2x - 15 और यहाँ पे 10। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि ये सिमेट्रिक है। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब हमें पहले से पता है कि ए ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, ए आएगा, ये हमें पहले से पता है। तो हमें एक्स की वैल्यूज को निकालना है, तो ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करिए। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, 6 और इस -x² को यहाँ पे लिख देंगे, यानी रो कॉलम में चेंज हो गया, तो ये वाला रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी 2x - 15 यहाँ पे 10, ठीक है। बीच में इक्वल का साइन, और वापस ए लिख देना है, मतलब ये 6 - x² 2x - 15 और ये 10। अब आप लोग जानते हैं जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी, तो इस 6 को इस 6 से इक्वल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इक्वल है ही। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी 2x - 15 -x² के इक्वल होगा। इस x² को उधर लेकर आइए तो x² प्लस में आ जाएगा, और ये +2x और -15 इक्वल टू, इधर 0 बचेगा क्योंकि मैंने -x² इधर लेके आ गया। अब इसको आप लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये इस तरह से फैक्टराइज होगा मिड टर्म स्प्लिट से, या फिर आप सीधा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इस 2 के जगह लिखेंगे 5 - 3, क्योंकि 5 3 से 15 होता है, और 5 - 3 करने पे 2 आता है। यहाँ पे x -15 इक्वल टू 0। अगर आपको ये मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली फैक्टराइजेशन करने पे ही आएगा। ये आप फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x + 5 x - 3, आप ये फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। अब आप लोग जानते हैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 तभी आता है जब या तो x + 5 0 हो या x - 3 0 हो। इसको एक बार 0 के इक्वल करते हैं और इसको एक बार 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -5, यहाँ से +3। यही है वो x की दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो मैंने सिमेट्रिक वाला कंडीशन का फ़ायदा उठाया और x की वैल्यू मैंने निकाल दी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने के लिए ज़रूर मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।